तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं, चलो हमारा गद्य के लेखक में उसका मतलब गद्य के लेखकों का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता था उसको मैंने बता दिया है। ठीक, उसके बाद अब पद्य गद्य का व्याकरण, गद्यांश कैसे लिखा जाता है, गद्य के लेखकों का जीवन परिचय, गद्य का इतिहास मैंने सब बता दिया। उसके बाद मैंने कल क्या बताया था कि पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक, पद्य साहित्य आदिकाल की शुरुआत कब हुई, 743 से लेकर 1343 तक हमारा पद्य की शुरुआत हुई। उसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो काल का शुरुआत कैसे हुआ है, ठीक, कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कौन सगुण है, कौन मतलब क्या कहते हैं निर्गुण शाखा के कवि हैं। ठीक, तो यह था हमारा क्या हिंदी साहित्य का हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक, उसके बाद मतलब जो भी कवि जो लिखे, जैसे सूरदास ने पद लिखा है। ठीक, तो जो कवि जो चैप्टर को लिखे हैं मैं उसका परिभाषा या व्याख्या के रूप में वीडियो बना दी हूँ। ठीक, तुम लोग वहाँ से उसको देख लेना। ठीक, उसके बाद अब क्वेश्चन कहाँ से आता है कि लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखे। ठीक, तो लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक लेखक का जीवन परिचय मैं अच्छे से आपको बता दे रही हूँ, उसी के हिसाब से तुम सभी लेखक का जीवन परिचय याद कर लेना। ठीक, तो मैं शुरुआत कर रही हूँ सबसे पहले सूरदास। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, हिंदी पद्य काव्य। हिंदी पद्य मतलब कविता। ठीक, तो कवि का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है मैं वहाँ पे इसको बता रही हूँ। ठीक, उसके बाद मैं बताऊँगी जस्ट इसके बाद ही मैं बताऊँगी कि गद्यांश में उसका संदर्भ कैसे लिखे, उसका प्रसंग कैसे लिखे, उसका क्या कहते हैं, उसका व्याख्या कैसे लिखे, उसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, ठीक, कौन सा दोहा है, सोरठा है, मात्रा छंद कौन सा है, वह देखेंगे हम। ठीक, तो अब देखते हैं क्या हिंदी पद्य काव्य का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक, शुरुआत सबसे पहले करो। ठीक, पेपर में कैसे आता है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखो, नहीं उसमें कवि दिए रहेंगे, सूरदास का लिखो, मैथिली शरण गुप्त का, या महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का, किसी का भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं उसमें से हमें एक लेखक का जीवन परिचय लिखा रहता है। पर मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी कि जीवन परिचय में क्या क्या होना चाहिए, ताकि एक जीवन परिचय देखने पर एग्जामिनर को लगे बच्चे की सारी बात उनको याद है। ठीक, और देखो याद सबको रहता है पर उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, जब तक हमें कुछ भी याद रहे, जब तक हम उसको अपनी कॉपी में अच्छे से नहीं लिखेंगे तब तक हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कैसे। नंबर 1 पे हमारा क्या, सूरदास। हम सूरदास शुरू करते हैं। सूरदास, ठीक, अगर सूरदास के आगे तो इसका जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या क्या होना चाहिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले एक कवि का जन्म कब हुआ था, अठहत्तर ईस्वी में। मथुरा। ठीक, आगरा नहीं, आगरा का पेठा लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, तो आगरा किस लिए फेमस है, पेठा के लिए। ठीक, पेठा का क्या है, एक मिठाई। इनके पिता का नाम क्या था, पिता थे रामदास। ठीक, ऐसे लिखा जाता है, जन्म 1478 में, पिता रामदास, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे कि इनका पिता का नाम रामदास था। नहीं तो ऐसे लिख देंगे जन्म 1478 में, पिता का नाम रामदास था। ठीक ना, पेपर में अंडरलाइन करेंगे, अगर रामदास लिखे हो पिता का नाम रामदास, इसे बीच में अंडरलाइन कर दो, नीचे अंडरलाइन अच्छे से कर दो। ठीक, अच्छे से अंडरलाइन कर दो, तो सामने वाले को अच्छे से दिखेगा एग्जामिनर को कि बच्चे को पिता का नाम भी याद है। ठीक, जन्म कब हुआ था। ठीक, उसके बाद इनकी कहाँ रहते थे, ठीक, यह कहाँ पे रहते थे, यह मंदिरों में, घाटों पर। ठीक, घाटों पर क्या करते थे, गायन का कार्य। क्या करते थे, गायन का कार्य करते थे। मंदिरों में होता नहीं कि कोई संगीत कार्यक्रम होता है कि आरती गाया जाता है, तो वहाँ पे क्या करते, वहाँ पे गाना गाया करते थे। ठीक, तो क्या गायन का काम करते थे। यहीं पे इनकी क्या, इनको कौन मिला, यहीं पे इनकी मुलाकात किससे हुई, मुलाकात किससे हुई, वल्लभाचार्य से।
वल्लभाचार्य से। ये कौन थे वल्लभाचार्य इनके? सूरदास के गुरु, सूरदास के गुरु। ठीक, जब यह वहाँ पे मंदिरों में बैठ कर घाटों पर क्या भगवान के नाम पे गीत गाते थे, कुछ भी गाते थे, तो एक बार वल्लभाचार्य वहाँ से गुजर रहे थे, तो क्या हुआ, जब उनकी गीतों को सुने तो वह इतना प्रसन्न हुए कि क्या किए, सूरदास को अपना शिष्य के रूप में रख लिए। ठीक, तो बाद में क्या हुआ, इन्हीं के पुत्र थे वल्लभाचार्य के विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने क्या किया, अष्टछाप की शुरुआत। इसके प्रमुख कवि कौन थे? प्रमुख कवि सूरदास। ठीक, तो जीवन परिचय में जो मेन बातें हैं हमें वहाँ पर उसको याद रखना चाहिए। ठीक, यहाँ पे अष्टछाप की शुरुआत हुई। ठीक, अब हम मतलब हिंदी पद्य साहित्य में मैंने बता दिया कि अष्टछाप में कौन कौन से, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोस्वामी, ये सब क्या है हमारे अष्टछाप के लेखक। अगर एग्जामिनर में तुम्हें सूरदास का जीवन परिचय आ गया, तुम्हें अष्टछाप के अगर लेखक का नाम पूरा तुम्हें याद है तो वहाँ पर तुम लिख सकते हो। ठीक, वहाँ पे अच्छे से लिख देना 8 कवियों का नाम, मैंने वहाँ पे बता दिया, कुंभन दास, परमानंद दास, तो 8 कवियों का नाम वहाँ पे लिख देना। सबसे प्रमुख उसमें सूर्यदास थे। ठीक, उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। अष्टछाप की शुरुआत किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक, तो नंबर 1 पिता, नंबर 2 जन्म कहाँ हुआ, दूसरा पिता, इतना बात। उसके नंबर 4 पे क्या लिखेंगे कि कौन है, या कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक, जब ये सब बातें हो जाएगी तब क्या हुआ, रचनाएं, तो रचना के लिए हम अलग से हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, रचना के लिए कौन कौन सी रचना की है, उनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, उसको हम अलग से हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम मेन बातें कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई, वह किन किन संस्था से जुड़े, क्या क्या काम किए, उनका किस धारा से जुड़े थे, श्री कृष्ण थे, राम थे, इन्हीं के नाम पे थे, कृष्ण भक्ति शाखा इन्हीं के नाम पे पड़ा। ठीक, जो सगुण के कृष्ण भक्त शाखा है सूरदास, उसके प्रमुख कवि हैं। ठीक, अब हम नंबर आगे देख लेते हैं नंबर 5 पे। ये क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1500, ऐसे हेडिंग बना के लिखना बड़े बड़े शब्दों में। क्या भाषा, भाषा क्या था इनका? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग। फिर नंबर 7 पे कैसे, शैली कौन सी थी? शैली मतलब किस प्रकार की कविता लिखते थे? लिखते थे, तो मैंने बताया था ना कैसे, मुक्तक। मुक्तक क्या समझ में आया? मुक्तक मतलब कैसे, ऐसी रचना जो एक दूसरे से संबंध ना हो। ठीक, अगर 2 लाइन की दोहा है, उसमें 2 लाइन में पूरा अर्थ है। ठीक, पहले जो 2 लाइन की दोहा है किसी तीसरे लाइन के दोहे से संबंधित नहीं है। ठीक, जैसे बताया ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। ठीक, तो क्या है, 2 लाइन में पूरी बात कह दी गई है कि हमें एक बार धागा को, प्रेम रूपी धागा को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूट गई तो दोबारा जुड़ तो जाएगी, पर क्या उसमें दरार मतलब गांठ पड़ी जाएगी। ठीक, वही है, तो वही है मुक्तक। मुक्तक क्या है, 2 लाइन के दोहे में पूरी बात कह दी जाती है, उसके लिए किसी महाकाव्य की जरूरत नहीं है। तो इनकी शैली क्या है, ये कैसे लिखते थे? मुक्तक काव्य लिखते थे। ठीक, मुक्तक काव्य। ठीक, अब 8 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचना। प्रमुख रचना कौन कौन सी है? नंबर 1 पे सूरसागर, जो हमारे बुक में है, पद इसी से लिए गए, सूरसागर। साहित्य लहरी। नंबर 3 सूर सरावली। ये सब किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। इन्हीं पे एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ठीक,
इसमें प्रसिद्ध पंक्ति को अगर लिख दोगे पूरा हाईलाइट करके अच्छे से तो क्या होगा, देखो पंक्ति को लिखना, पंक्ति देखो, प्रसिद्ध पंक्ति कैसे, सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास, अब कै कवि खदोत सम, ठीक, जह तह करे प्रकाश। ठीक, यहाँ पे क्या, यहाँ सूरदास की तुलना किससे कही है, सूरदास की तुलना किससे, सूर्य से। ठीक, तुलसीदास की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। केशवदास की तुलना किससे की है, तारों से। ठीक, और जो आजकल के कवि हैं उनकी तुलना किससे की गई है कि जुगनू की तरह। जुगनू की तरह मतलब क्या है, जुगनू देखो, जुगनू को देखिए ना, कहीं कहीं प्रकाश करता फिर बंद हो जाता है, फिर प्रकाश करता फिर बंद हो जाता है। रात में जुगनू को हम हाथ में भी पकड़ लेते हैं। ठीक, जुगनू की कैसे, जुगनी कलर जैसे हरा कलर का, जो हरा नहीं, डार्क हरा नहीं होता, हल्का हरा कलर होता है, उसे क्या बोलते, जुगनू की तरह। देखो, सबसे पहले हमें जीवन परिचय लिखने के तरीके कैसे, लिखने का तरीके कैसे है। ठीक, जीवन परिचय हमें अच्छे से सिर्फ क्या याद करना है, उनका जीवन जन्म कब हुआ था। ठीक, जैसे सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, उनके पिता का नाम रामदास था। ठीक, नंबर 3 पे कहाँ रहते थे, क्या क्या करते थे। ठीक, वो ज़्यादातर कहाँ, मंदिरों में रहते थे, घाटों पर रहते थे। ठीक, वहाँ पे क्या किए, वहाँ वो जब गाना गाते थे, मंदिरों में लोग गाना गाते नहीं, गाना गाते रोज़ सुबह शाम आरती भी होती थी, तो आरती भी गाते थे, गाना भी गाते थे। तो क्या हुआ, वहीं वहाँ पर भी एक वल्लभाचार्य के क्या विद्वान गए, तो वह क्या किए कि उनको जब गाते हुए देखे तो उनको उनकी जो गायन कला थी बहुत पसंद आई। तो वह किसके गीत गाते थे, कृष्ण के गीत गाते थे। ठीक, तो यह कृष्ण भक्त काव्य विधारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक, वल्लभाचार्य के इनके क्या हुए, गुरु हो गए। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य। ठीक, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या हुआ, विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ क्या किया कि 8 कवियों की एक क्या बना दी, समिति बना दी। ठीक, उसे क्या नाम रख दिया, अष्टछाप। उसमें प्रमुख कवि क्या थे, सूरदास थे। ठीक, तो क्या कृष्ण, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी में। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब उसके बाद देखिए इनकी भाषा, किस भाषा में कवि लिखते थे, भाषा ब्रज भाषा में। ठीक, शैली क्या थी, मुक्तक शैली, या महाकाव्य के रूप में नहीं लिखते थे, ना खंड काव्य के रूप में, या मुक्तक के रूप में लिखते थे। छोटे छोटे दोहा के लिखते थे। ठीक, और उसमें पूरे पूरे अर्थ को डाल देते थे, ताकि छोटे छोटे, देखो छोटा छोटा चीज़ लोग पढ़ने में आसान रहता है। जैसे लोग दोहा को, 2 लाइन के दोहे को लोग समझने में तुरंत समझ जाते हैं। ठीक, और प्रमुख रचना क्या है, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। जो हमारे बुक में है पद ना, सूरदास के पद, यह सूर सागर से ही लिया गया है। ठीक, तब अब इनके बाद एक बहुत प्रसिद्ध दोहा, अगर तुम दोहा को 2 लाइन में लिख कर अच्छे से आगे क्या लगा दो, कॉमा लगा के, डबल इन्वर्टर कॉमा में उसको अच्छे से लिख दोगे ब्लैक पेन से, इसके से, तो एग्जामिनर जब कॉपी तुम्हारा देखे तो सोचेगा इसको कितना अच्छा आता है, कि इसको कितनी अच्छी तैयारी जीवन परिचय की है। तो उसको कैसे लिखेंगे, सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत सम, जह तह करे प्रकाश। इसका मतलब समझते हो, यहाँ पे सूरदास की तुलना किससे की गई, सूर्य से की गई। तुलसीदास की तुलना की गई चंद्रमा से। ठीक, और क्या कहते हैं, उडगन केशवदास। एक केशवदास नाम कवि कौन है, जो कौन क्या लिखे हैं, रामचंद्र क्या वो रीत काल के। तो रीत काल के कवि कौन है हमारे, केशवदास। उनकी तुलना किससे की गई है। ठीक, तारों से उनकी तुलना की गई। पर
अब के कवि जो वर्तमान काल में जो कवि लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जुगनू की तरह काम कर रहे हैं। जुगनू की तरह मतलब क्या होता है, कहीं कहीं प्रकाश करते हैं फिर बंद हो जाते हैं। कुछ मतलब कुछ अच्छे बहुत कवि हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो यह था सूर सूर तुलसी सस उड़कन केशवदास, अब के कवि खदोस सम जह तह करें प्रकाश। तो जीवन परिचय में हमारे कितना नंबर का आता है, लगभग अगर 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का। ठीक, अगर तुमने ऐसे लिख दिया पूरी बातों को, देखो शॉर्ट में हमें लगभग 9 लाइन, वह जन्म 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 9, अगर 9 पॉइंट तुम्हें हर लेखक का याद है, ठीक मैंने बता दिया है, अगर 13 लेखक है उनमें से अगर तुम्हें 7 लेखक का अच्छे से जीवन परिचय याद है, शुरुआत के 7 लेखक का अच्छे से जीवन परिचय याद है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे गद्य में मैंने बताया 7 में तुम्हें 4 याद है, यहाँ पे 13 में अगर तुम्हें 7 अच्छे से लेखक का जीवन परिचय अच्छे से याद है, तब तुम अच्छे से जीवन परिचय लिख सकते हो। तुम्हारा 5 नंबर यहाँ से फिक्स है। ठीक, तो 5 नंबर का आता, अगर तुमने ऐसे लिख दिया, हर चीज़ को हेडिंग बना के अच्छे से लिख दिया। देखो जन्म ब्लैक पेन से लिखना और 1478 ब्लू पेन से लिखना। ठीक, पिता रामदास, अगर नहीं लिख पा रहे हो पेन से बदल टाइम ज़्यादा कम है तो क्या उसको अच्छे से हाईलाइटर मतलब ब्लैक पेन से या नीचे अंडरलाइन अच्छे से कर दे, ताकि सामने वाले को दिखाई दे कि यह कुछ अच्छी बात है कि तभी बच्चे इस पर अंडरलाइन किया है। ठीक, तो यह था मतलब हिंदी पद्य काव्य के जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, उसका व्याख्या कैसे लिखेंगे, उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। ठीक, तो अब हम आगे क्या देखते हैं, गद्यांश का अर्थ संदर्भ कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे गद्यांश का अर्थ कैसे लिखा जाता है। ठीक, थैंक यू सो मच बच्चों।